26 अक्टूबर 2024 विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर ऑटोमिस हॉस्पिटल में पिछले महीने शुरू किए गए अपने नवीनतम समय अभियान की सफलता पर प्रकाश डाला। समय जो स्ट्रोक एक्टिव विद इन मिनट्स एट 2 इयर्स के लिए खड़ा है, स्ट्रोक की देखभाल में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। अपनी शुरुआत के बाद से समय अभियान ने स्ट्रोक के परिणामों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। स्ट्रोक रोगियों को तत्काल और विशेष देखभाल प्रदान करके ऑटोमिस हॉस्पिटल ने उपचार के समय को काफी कम कर दिया है, जिससे बेहतर रोगी परिणाम और कम विकलांगता हुई है। समय अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है उपचार के समय में कमी, रोगियों को महत्वपूर्ण देखभाल एक तेजी से पहुंच प्राप्त हुई है, जिससे बेहतर जीवित रहने की दर में सुधार हुआ है। बेहतर रोगी परिणाम, समय ने स्ट्रोक सर्वाइवर्स के लिए बेहतर कार्यात्मक रिकवरी और कम दीर्घकालीन विकलांगता में योगदान दिया है। जागरूकता में वृद्धि, अभियान ने स्ट्रोक की रोकथाम और तत्काल चिकित्सा सहायता लेने के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई है। न्यूरोलॉजी एंड स्ट्रोक सर्विसेज के प्रमुख डॉक्टर सुमित सिंह के अनुसार समय स्ट्रोक की देखभाल में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। तेजी से और प्रभावी उपचार प्रदान करके हम जीवन बचा रहे हैं और स्ट्रोक सर्वाइवर के जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। स्ट्रोक की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शुरुआती हस्तक्षेप को बढ़ावा देकर हम सामूहिक रूप से भारत में स्ट्रोक के बोझ को कम कर सकते हैं। आइए एक साथ मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए काम करें। ऑटोमिस हॉस्पिटल्स स्ट्रोक की देखभाल को आगे बढ़ाने और रोगी परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। समय अभियान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के प्रति समर्पण का भाव है। समर्पण का प्रमाण है। न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी के प्रमुख और निदेशक डॉक्टर तारिक मतीन ने कहा, समय की सफलता हमारी टीम के समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण है। हम भारत में स्ट्रोक की देखभाल में सबसे आगे रहने पर गर्व है। न्यूरो एनेस्थीसिया एंड न्यूरो क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर सौरभ आनंद ने कहा, समय ने तीव्र स्ट्रोक के प्रबंधन के तरीके को बदल दिया। हमारा व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि रोगियों को अस्पताल पहुंचने के क्षण से सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। आइए स्ट्रोक की रोकथाम को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि हर स्ट्रोक रोगी को समय पर और प्रभावी देखभाल मिले। ये दिन होते हैं जिनको आप वर्ल्ड स्ट्रोक डे, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे, है कि इससे जागरूकता फैलती है, बीमारियों के विषय में जानकारी मिलती है और उनका बेहतर इलाज कहाँ पे संभव है इसके विषय में रोगियों को पता चलता है और वो समय से अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे स्ट्रोक प्रोग्राम का नाम समय है। समय एक्चुअली इंग्लिश से है, परंतु सुनने में हिंदी का शब्द लगता है और ये बहुत ही वाजिब शब्द है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन में ब्रेन की डिसऑर्डर्स में समय की बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन है। तो समय का मतलब है स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स टू लाइफ। तो यदि समय से स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया जाए तो मनुष्य की ज़िंदगी में कई साल जुड़ जाते हैं। इसी विषय में जानकारी देने के लिए, स्ट्रोक के विषय में हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है, उस विषय में जानकारी देने के लिए ही आप सब लोगों को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स के विषय में बहुत जानकारी है। सबको पता है कि लेफ़्ट साइड में दर्द होता है और वो दर्द यदि हाथ में जाने लगे लेफ़्ट साइड में और चलने पे, फिरने पे, एक्सरसाइज करने पे बढ़ने लगे तो इसका मतलब ये एंजाइना है और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। बट मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि स्ट्रोक के प्राइमरी लक्षण क्या होते हैं। जबकि दिल एक बड़ा शरीफ सा ऑर्गन है, दिमाग बहुत बदमाश है। दिल बड़े आसानी से माफ़ कर देता है। आपको दिल का दौरा पड़ गया तो रिकवरी
हार्ट की काफ़ी अच्छी हो जाती है। लाइफ थ्रेटनिंग वो चीज़ होती है, लेकिन यूजुअली रिकवरी के बाद पेशेंट अपने ज़्यादातर काम ठीक से कर सकता है। परंतु यदि ब्रेन के कुछ सेल्स मर गए, कोई हिस्सा डैमेज हो गया स्ट्रोक की वजह से, तो उसकी रिकवरी संभव नहीं है। वो परमानेंट डैमेज होता है और यदि टाइम पे इलाज ना किया जाए तो जीवन भर के लिए मनुष्य अपंग हो जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनसाधारण तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि ये स्ट्रोक के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। यदि उनको स्ट्रोक के वो लक्षण पता चलें तो इमीडिएटली किसी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज घर में या किसी ओपीडी में या क्लिनिक में संभव नहीं है। उसके लिए किसी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना ही आवश्यक है। जब हम सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक यानी कि उसके कारण क्या होते हैं और उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसके बारे में बात करते हैं, तो स्ट्रोक यूजुअली 2 तरीके का होता है और इसको हम एक एक्रोनिमिक एब्रिवेशन से याद कर सकते हैं, जिसको हम फास्ट बोलते हैं। जब किसी भी प्रकार से फेस में नंबनेस आने लगे, सूनपन आने लगे या वीकनेस यानी कि फेस मूव करना बंद हो जाए, आर्म का वीकनेस, ए फॉर आर्म का मतलब है हाथ में अगर आपकी किसी प्रकार की कमजोरी महसूस हो या फिर सूनपन महसूस हो, और स्पीच यानी कि आपकी बोलचाल, आपकी जब बोली में कुछ स्लर्ड स्पीच हो जाए यानी कि समझ ना आए कि इंसान क्या बोल रहा है। ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिससे हम याद रख सकते हैं कि ये मेन सिम्टम्स हैं। और टी यानी कि फास्ट में जो टी होता है इसका मतलब होता है टाइम। इस टाइम पे आपको 911 यानी कि इमरजेंसी में तुरंत कॉल करना चाहिए। ये तो मुख्य कारण होते हैं स्ट्रोक के। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको सडन ऑनसेट यानी कि अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाए, अचानक से सरदर्द स्टार्ट हो जाए या फिर उल्टी आना स्टार्ट हो जाए। ये सारे सिम्टम्स भी स्ट्रोक के होते हैं। लेड बाई डॉक्टर सुमित सर, डॉक्टर तारिक सर, डॉक्टर आनंद सर। सो ये आज ये हम लोग प्रोग्राम्स क्यों कर रहे हैं और हमारा हॉस्पिटल क्यों डिफरेंट है दूसरे हॉस्पिटल से, वो सब में बताएंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर सुमित सर से हम लोग स्टार्ट। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात, उसको भी करण को भी बोलते हैं, राउंड के बाद आ जाए। वो एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि हमारे हॉस्पिटल को वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने डायमंड स्टेटस से नवाजा है। डायमंड स्टेटस टॉप मोस्ट अवार्ड होता है किसी भी सेंटर का जहाँ पे स्ट्रोक की सबसे अच्छी केयर दी जा सकती है। तो पूरे हिंदुस्तान से 4 या 5 ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हमारा ही हॉस्पिटल है जिसको ये स्टेटस लगातार दूसरे साल दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये परसों की न्यूज़ है, इसीलिए ये आवश्यक है। तो इसका श्रेय हमारी पूरी टीम को जाता है। पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस समय जो आपने अपनी पद्धति के अंदर वर्ल्ड स्ट्रोक डे के मनाता है आर्टेमिस हॉस्पिटल, तो ये समय क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि स्टॉक, एक्टिंग, मिनट्स, एड्स और ईयर आपने 5 चीज़ दी हैं। हमने बेसिकली अंग्रेजी को थोड़ा सा हिंदी रूपांतर कर दिया। तो टाइम इज़ ब्रेन ये बोला जाता है सारे विश्व में कि जब भी स्ट्रोक है तो आपको एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाना है ताकि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। तो उस टाइम को हमने समय में कन्वर्ट कर दिया और एक निमोनिक बनाया कि समय इज इक्विवेलेंट टू टाइम। तो स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स। तो वो जो क्षण आप बचाते हैं उससे आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई साल जुड़ जाते हैं। ये है समय का प्रोग्राम। सर क्या कारण है स्ट्रोक बढ़ने के, लक्षण क्या सर ये बताइए। जैसा डॉक्टर अर्चना ने अभी बताया आपको, मुंह का टेढ़ा होना या मुंह का सुन्न होना, शरीर का एक साइड काम ना करना या सुन्न हो जाना, बहुत तेज चक्कर आना, ऐसा लगना कि बहुत तेज सर में दर्द हुआ जिसमें ऐसा लगे कि सर फट गया है, डबल विजन या इम्बैलेंस। ये 5 या 6 मुख्य लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। इसका कारण 2 प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो ये कि ये बॉडी में क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्ट्रोक हुआ। तो कोई खून की नस बंद होने की वजह से होता है स्ट्रोक, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और नस फटने से स्ट्रोक होता है जिसे हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। यदि कारणों का विषय समझा जाए तो कोई एक कारण नहीं है जिसके ऊपर हम लेबल लगा सकते हैं कि इसकी वजह से स्ट्रोक हो गया। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओल्ड एज, मेल सेक्स, पर्टिकुलर टाइप की पॉपुलेशन, ये तो वो हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड्स, बॉडी में विटामिन्स की कमी,
लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रोक के इंडिकेशंस बढ़ाती चली जाती हैं। तो यदि शुगर है मान लीजिए, तो रिस्क होने का, स्ट्रोक का रिस्क होने के चांस यदि 2% है, तो अगर जो वो रिस्क के साथ में ब्लड प्रेशर भी जुड़ जाता है तो वो 10% हो जाते हैं। उसके साथ में यदि स्मोकिंग जुड़ जाती है वो 20% हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं जैसे जैसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स जुड़ते चले जाते हैं। किस एज में ज़्यादा पाया जा रहा है ये? किसी भी एज में हो सकता है। यंग में ज़्यादा आजकल आ रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये कुछ हमने ऑब्जर्व किया है कि कोविड के बाद जो स्ट्रोक की एज है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। पहले कितने प्रकार के होते हैं? अभी बताया मैंने, हेमरेजिक और इश्चेमिक, खून की नस बंद होने के कारण और खून की नस फटने के कारण। डेथ नहीं हो रही है, ब्रेन के डॉक्टर के पास सेल्स- पहुंचना है। नहीं, ये नहीं। ब्रेन के सेल्स प्रतिक्षण मरते चले जा रहे हैं। एक क्षण में करीब 30 से 40 लाख सेल्स हैं जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो मतलब 10 सेकंड में कितने हो गए? 4 करोड़। 10 मिनट में कितने हो गए सोचिए। तो इसी प्रकार से ब्रेन में 3 खरब सेल्स हैं। अगर जो ये सेल्स इस प्रकार से मरते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो फिर मरी हुई चीज़ को जिंदा करना संभव है। तो उन खून की नसों को खोलने के लिए 2 पद्धति हैं, एक इंजेक्शन की पद्धति और एक खून की नस में तार डालकर उस क्लॉट को खींचने की पद्धति, क्लॉट बस्टिंग एंड क्लॉट रिट्रीवल। डॉक्टर सुमित जी, आप हैं तो स्ट्रोक के मुख्य रूप से 2 तरीके के कारण होते हैं। एक जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं जिसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। दूसरा जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं उनको नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। वो कारण जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं वो मुख्य रूप से हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की बीमारी यानी कि हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्टेरॉल का होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि ज़्यादातर समय बैठे रह के काम करना, या फिर स्मोकिंग यानी कि बीड़ी या सिगरेट का सेवन करना। ये सारे जो कारण होते हैं इन सब में हम अगर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाए और इन सबको कंट्रोल किया जाए तो ये मुख्य कारण मुख्य रूप से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको उसमें ला सकते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल यानी कि जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं वो कारण होते हैं जेनेटिक कारण होते हैं, यानी कि परिवार में चली आ रही स्ट्रोक की बीमारी या फिर जिस कारणों से स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई कोशिकाओं का गुच्छा बन सकता है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हम इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से यही 2 कारण होते हैं स्ट्रोक होने के। का होता है, एक तो ये होता है कि क्लॉट बन गया दिमाग के अंदर और उस वजह से ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही। दूसरा स्ट्रोक ये होता है कि दिमाग की कोई वेसल फट गई जिससे दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, जिससे दिमाग में ज़्यादा प्रेशर बन गया, इस वजह से मरीज़ का होश में कमी आ गई या फिर एक हाथ पैर में पैरालिसिस आ गया। तो ये 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं। तो जो इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें क्लॉट बनने वाला स्ट्रोक है उसमें टाइमलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेन को सप्लाई नहीं मिल रही धीरे धीरे डैमेज होता चला जाता है और कुछ समय बाद जो डैमेज होगा वो वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसके स्ट्रोक के 2 जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसमें एक तो दवाई से एक क्लॉट डिसॉल्व करने वाली दवाई होती है जिसको आईवी थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। तो ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट सही समय पर आ गया है, 4.5 घंटे के अंदर अंदर वो आ गया है और तब हम उसे आईवी थ्रोम्बोलिसिस करके एक दवाई देते हैं। पर ये दवाई भी जितना जल्दी आए मरीज उतना मरीज को ज़्यादा फायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4.5 घंटे तक हम आराम से बैठे रहेंगे। तो जितना जल्दी आप मरीज को लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम होगा। तो कई ऐसे क्लॉट होते हैं जिसमें आईवी थ्रोम्बोलिसिस उतना इफेक्टिव नहीं होता जैसे कोई बड़ी वेसल ऑक्लूड होना, तो उस केस में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का ऑप्शन दिया जाता है। उसके बारे में सर बताएंगे। स्ट्रोक की जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया इस्केमिक स्ट्रोक की बात कर रहे हैं जहाँ पे ब्लॉकेज हो गई और खून की सप्लाई ब्रेन की कोशिकाओं को नहीं जा रही। एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ब्रेन की कोशिकाएं वंस इन लाइफ टाइम मिलती, वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो रीजनरेट नहीं होती। एक बार डेड तो डेड। बट ऊपर वाले ने जब ये दिया तो ब्रेन को दूसरी चीज़, एक ऑल्टरनेट चीज़ दे दी जिससे कहा गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब जो पड़ोसी कोशिकाएं हैं अगर वो बच गई तो वो उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेंगी।
अगर हमें ब्लॉकेज है तो हम ब्लॉकेज को जितनी से जल्दी खोल पाएँ तो हम सेल्स को बचा पाएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन के हिस्से को सर्वाइव करने में हेल्प किया रहेगा, तो रिकवरी बेहतर होगी इस तरह के मरीजों में। तो 1996 में जो एक दवा का अप्रूवल आया जिससे क्लॉट लाइटिंग ड्रग कहा जाता है, लेकिन उससे बड़े क्लॉट्स जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे थे। 20 से 25% ही बड़े क्लॉट्स या बड़े स्ट्रोक में उनमें फ़ायदा हो रहा था। 2015 में गाइडलाइन आई 2015 में कि क्या इस तरह की बड़े क्लॉट्स को, जहां एक निराशावाद का, निहिलिज्म का अप्रोच आ गया था कि इस तरह के स्ट्रोक तो रिहैबिलिटेशन में चले जाते हैं और ये मरीज़ जो है ज़िंदगी भर बेड पे पड़ा रहता है और इसका आगे जो है अब कभी फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं हो सकता अगर बड़ा स्ट्रोक हो गया, और हमेशा से वो परिवार पे डिपेंडेंट हो जाता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है। 2015 में इस बड़े स्ट्रोक को रिकवर कराने के लिए एक रिवोल्यूशनरी थेरेपी को अप्रूवल, जो पहले से चल रही थी लेकिन उसको अप्रूवल स्ट्रोक एसोसिएशन ने मान्यता दे दी, जो टॉप मोस्ट एविडेंस, मतलब क्लास 1 लेवल ऑफ एविडेंस है ये। मतलब किसी भी अगर इस तरह का पद्धति को इस तरह की मान्यता मिलती है, मतलब इसका करना ज़रूरी है। इस तरह के स्ट्रोक में इसका करना बिल्कुल ज़रूरी है। इस पद्धति में क्लॉट को निकाला जाता है पैर के रास्ते या हाथ के रास्ते, और स्पेशल तरह के कैथ लैब्स होती हैं जिसे न्यूरो कैथ लैब्स DSA लैब कहा जाता है। तो जब हम ये बात करते हैं इस तरह के बड़े वेसल स्ट्रोक का, तो अब हमारे पास एक शब्द